देखिए, काम करते करते बुखार आ जाए उसे कहते हैं प्राइवेट कंपनी, और काम देख कर बुखार आ जाए उसे कहते हैं सरकारी नौकरी। में भारत तो आज़ाद हो गया 1947 में, आपको पता है 1945 से शीत युद्ध शुरू हो गया। अब भारत सोचा जा अगर अमेरिका के पीछे गए तो रूस मारेगा, और रूस के पीछे गए तो अमेरिका मारेगा, क्या करें। वो बोला हम कौनों के पीछे नहीं जाएंगे, लोग हमारे पीछे आएंगे। समझ में आया, हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से लाइन क्या होता है शुरू हो जाएगा। ना ही हम समाजवाद और ना ही पूंजीवाद, हम मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाएंगे, यानी कुछ उसमें समाजवादी भी रहेंगे और कुछ क्या रहेंगे, मिश्रित भी रहेंगे। यानी हम लोग गुट निरपेक्ष रहेंगे, किसी भी गुट में नहीं। कबीरा बोले हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर। अब बताइए, दोस्ती भी नहीं, बैर तो समझ में आता है, चलो भाई बैर नहीं लिया जाएगा, दोस्ती काहे नहीं किया जाए, क्योंकि कबीरा को पता है कि एक से दोस्ती कीजिएगा तो दूसरे से दुश्मनी होगा ही होगा। समझ में आया। आप लोग मार झगड़ा क्या अपने से करते हैं, दोस्त फोन करते हैं भाई आओ ना फौसला लेते हैं, आओ तो मारपीट करना है। और बताइए दोस्ती के चक्कर में मारपीट हो गया कि नहीं हो गया। पहले बंदूक था उसको कॉक करके मारना था, लेकिन जब स्टालिन आया तो ये क्या किया, वैज्ञानिक क्षेत्र में क्या किया, उन्नति किया। और क्लासनिकोव नाम का एक वैज्ञानिक है, वो क्या किया, ऑटोमेटिक कॉकर होने वाला क्या बना दिया, बंदूक बना दिया। जो राइफल बनाया था वो क्या होता था, एक के बार मतलब एक बार फायर कीजिए, क्या कर लीजिए, कॉक कर लीजिए और 16 राउंड फायरिंग कीजिए, यानी 1 सेकंड में 16 राउंड फायरिंग। तो इसको कहा गया ऑटोमेटिक। और क्लासनिकोव अपने नाम पर रख लिया, ऑटोमेटिक को हो जाता तो उसका नाम क्या पड़ गया, ऑटोमेटिक। और 1947 में उसका आविष्कार हो गया तो नाम बंदूकों का नाम पड़ गया AK-47। क्या नाम पड़ गया, एक खतरनाक अभी बंदूक को माना जाता है। जितना भी आतंकवादी वगैरह सब आता है भारत पर हमला करने, अभी तो भारत में बहुत ज़्यादा कम हमला हो गया, क्योंकि उन लोगों का क्या है, सपना है कि हमको जन्नत मिलेगा, और भारतीय फौज का ये सपना है कि हम तुमको जन्नत में भेजेंगे। तो भेजते हैं जन्नत में, कोई दिक्कत, तभी तो कुछ ज़्यादा ही उन लोग को जन्नत नसीब हो रहा है। नाम रख दिया AK-56, क्योंकि 1956 में बना था, तो लोगों को लगता है कि AK-56 ज़्यादा खतरनाक होगा। अरे लोग चाइनीज प्रोडक्ट है, चल गई तो चांद तक नहीं तो रात तक। उससे बढ़िया कौन है, AK-47 है, कोई दिक्कत है। अब AK-56 नाम रख लिया, कॉपी पेस्ट करने में तो माहिर है सब। समझ में आया, इतना ज़्यादा कॉपी पेस्ट किया कि चाइनीज पकड़ो नहीं करता है। 10 को चाइनीज खड़ा हो जाएगा तो लगेगा सब कॉपी पेस्ट मारल है। होता है कि नहीं होता है, सब वो पकड़ो नहीं करता है, सब एक के जैसा कॉपी पेस्ट सब चाइना वाला। हाँ सब एक के जैसा लगता है, इतना कॉपी पेस्ट अभी मार दिया सब कॉपी पेस्ट। AK-47 का 1956 में नाम रख दिया AK-56। समझ में आया। तो सच में सब बहुत कन्फ्यूज था, घर के लोग कन्फ्यूज होता था, हमारा छोटका बेटा कौन है, बड़का बेटा कौन है, पत्नी कन्फ्यूज थी, हमारी वाली कौन है, तो हमारा दूसरा कौन है। चलिए, तो चाइना कॉपी करने में क्या है, महारत। जय हिंद। चलिए अब नई आर्थिक नीति के बारे में समझते हैं। किसके बारे में, नई आर्थिक नीति। ये नई आर्थिक नीति क्या है, समझ में आया। और लेनिन को क्यों अपनाना पड़ा ये नई आर्थिक नीति। जब लेनिन क्या बना, गरीबों का मसीहा बना, बोल्शेविकों का क्या बना, मसीहा। तो अभी बता है कितना बढ़िया बढ़िया कार्य किया है, समझ में आया। लेकिन जब बढ़िया बढ़िया कार्य करना शुरू किया तो प्राइवेट कंपनी को क्या किया, सरकारी घोषित कर दिया। जैसे सरकारी घोषित हुआ, लोग अपने आप को क्या समझने लगे, सरकारी ऑफिसर समझने लगे। समझ में आया। सरकारी में देखिए अजीब टाइप का मेंटलिटी होता है, वहाँ का लोग काम करना ही नहीं चाहते हैं। समझ में आया। देखिए, काम करते करते बुखार आ जाए उसे कहते हैं प्राइवेट कंपनी, और काम देख कर बुखार आ जाए उसे कहते हैं सरकारी नौकरी। समझ में आया। यानी सरकारी नौकरी वाले काम करना ही नहीं चाहते हैं, समझ में आया। और प्राइवेट व्यक्ति बेचारा काम करते करते उसको बुखार लग गया, समझ में आया। तो जैसे सरकारी घोषित किया, सभी लोग अपने आप को क्या समझने लगे, सरकार के आदमी समझने लगे। बोले यार अब तो सरकारी नौकरी हो गया, अब कौन टोकेगा, आप बताते हैं तुमको, एकदम ऐसे हाथ को हम बांध लिया, हम कोनो काम नहीं करेंगे। समझ में आया। तो बताइए क्या सरकारी में बढ़िया कार्य होता है। आप देखिए सरकारी स्कूल है और प्राइवेट स्कूल है, कौन सा स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होता है, प्राइवेट। क्या है, सरकारी स्कूल में पढ़ाई का ही नहीं होता है, जबकि पढ़ाई होना चाहिए। अभी सुधार आया है, बढ़िया सुधार हुआ है, लेकिन अब शिक्षक का कमी हो गया है। समझ में आया। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे नई आर्थिक नीति में जैसे लेनिन क्या किया, सबको सरकारी घोषित किया, सब लोग अपने आप को सरकारी समझने लगे और काम धंधा क्या कर दिए, बंद कर दिए। उसके बाद देखिए जो ये किसानों को क्या किया था, भूमि दे दिया था। तो साम्यवाद का मतलब होता है कि भूमि का किसके अंदर बनाना चाहिए, किसानों के अंदर बनाना चाहिए। फिर लेनिन दोबारा क्या किया, घोषणा पत्र निकाला और बोला कि किसानों का जमीन किसके पास रहेगा, सरकार के पास रहेगा, लेकिन उसका मालिकाना हक किसके पास रहेगा, किसानों के पास रहेगा। इसका मतलब अब किसान के ऊपर लगान कौन लगाएगी, सरकार लगाएगी, और उसको लगान टैक्स क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अब लेनिन क्या किया, कहा कि अब किसानों से जाकर क्या कीजिए, आप लोग टैक्स वसूलिए। अभी जो सरकारी अपने आप को क्या कर समझता था, ऑफिसर, ये जाकर किसानों पर फिर अत्याचार शुरू कर दिया, हमको टैक्स ला कर दो। बड़ा बड़ा क्या करने लगा, अत्याचार करने लगा। किसान अब पूरा अवती आ गए, अपना उपजाया हुआ फसल को जला दिए, बोले हमको टैक्स नहीं देना है। क्या अंतर रह गया फिर लेनिन के सरकार में और जार निकोलस द्वितीय के सरकार में, दोनों तो फिर एक ही काम कर रहे हैं। वो भी आता था जबरदस्ती हम लोग से टैक्स लेकर जाता था, ये भी आ रहा है जबरदस्ती टैक्स लेकर जा रहा है। उसके बाद से बोला कि जितने भी सरकारी ऑफिसर हैं, मतलब सरकारी ऑफिसर अब किसके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, किसानों और मजदूरों के ऊपर।
समझ में आया। कब कंपनी के मालिक फिर वैसा ही अपना रवैया अपनाना शुरू कर दिए थे, समझ में आया। और जब किसानों ने अपना फसल जलाना शुरू कर दिया तो रूस में भूखमरी तक का स्थिति आ गया, क्योंकि कुछ रहेगा तभी तो खाइएगा, फसल तो पूरा किसान जला दिया, समझ में आया। जितना फसल उपजाया था सब लेकर कौन जा रहा था, राजा जा रहा था, तो बोला हमारा नहीं तो किसी का नहीं, जला दो। अभी देखिएगा चालान काटने का एक नया नियम आया था कि अगर कोई हेलमेट नहीं पहन रहा है या कोई सिग्नल टूट रहा है तो 10,000 रुपये चालान होगा, 15,000 चालान होगा, 25,000 चालान होगा। सुने कि नहीं, नया नियम आया था। तो उसमें जो स्कूटी आदमी लेकर जाता था, पता चला 10,000 का स्कूटी किना है, 25,000 चालान कट रहा है, और स्कूटिया छोड़ कर चल जाता था, ले जो भाई स्कूटी ले जो तुम, हम नहीं देखे। सुने कि नहीं सुने हैं। वही काम किसके साथ होता था, किसान के साथ। कोई को तो स्कूटियों चला दिया अपना, जब सुना कि 10,000 का स्कूटी है, 25,000 का चालान कट रहा है, वहीं पे माचिस मार कर स्कूटी जला दिया, बोला ले जाओ, भाग गया। ऐसा भी हुआ। तो बताइए, जब आवश्यकता से अधिक आप लगान लगाइएगा तो क्या लोग देंगे? नहीं, उससे बढ़िया वो अपनी संपत्ति को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो लेनिन था, लेनिन के जो अधिकारी थे, लेनिन नहीं लगाया था, लेनिन के जो अधिकारी थे वो इतना ना ज़्यादा किसानों के ऊपर अत्याचार किए, बोले कि हम फसल काटेंगे तो वो इसका अधिकारी लेके जाएगा, और नहीं काटेंगे जला देंगे तो ना हमारा होगा ना उसका होगा। बस किसान अपना फसल क्या कर दिए, जला दिए। और जैसे जलाएं, रूस में क्या आ गया, भूखमरी का स्थिति आ गया। और जब भूखमरी का स्थिति आ गया तो क्या लेनिन अपने नागरिकों को भूखे मरने देगा? नहीं। फिर उन्होंने 1921 में क्या अपनाया, नई आर्थिक नीति अपनाया। क्या अपनाया, नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी, समझ में आया? ये आवश्यकता समझ में आया है ना। इसलिए नई आर्थिक नीति को क्या किया गया, अपनाया गया। इसे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहा जाता है, यानी NEP, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। समझ में आया। नई आर्थिक नीति किसके द्वारा अपनाया गया, लेनिन के द्वारा। समझ में आया। इसके नाम से जाना जाता है। लेनिन साम्यवाद की व्यवस्था में परिवर्तन करके किसानों और जनता के हित में सकारात्मक कार्य किया। किसान और जनता के हित में पैसा कार्य करेगा, सकारात्मक का। अभी ये सब किसके, अभी सकारात्मक कार्य जितना भी हुआ है किसके हित में हुआ था, कितने सरकारी ऑफिसर थे उनके हित में हुआ था। लेकिन जब सरकारी ऑफिसर अत्याचार करना शुरू किए हैं तो अब इसका नींद खुला था, किसके हित में कार्य करेगा, किसान और जनता के हित में कार्य करेगा। देखिए क्या क्या कार्य किया। जगह जगह पर कौन सा बैंक खोल दिया, बैंक खोल दिए। जो बैंकवा कोई क्या किया था, सरकारी कर दिया था, उसको बोला कि ठीक है तुम लोग जगह जगह बैंक क्या कर सकते हो, खोल सकते हो। क्या कर सकते हो, खोल सकते हो। और बोलिए, वह कह रहा है कि 20 कर्मचारी से कम रहने पर भी कल कारखाने क्या होंगे, चलेंगे। जो बोला था कि सभी कल कारखाने क्या हो रहे हैं, सरकारी घोषित कर रहे हैं, वो बोला 20 से कम अगर है, जिसमें मजदूरों की संख्या क्या है, 20 से कम है, वो लोग प्राइवेट रूप से अपना संस्था क्या कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो इसमें प्राइवेट आदमी भी क्या हो गए, आ गए। यानी तो अब आदमी क्या किया, अपना मजदूर जितना ही मतलब 20 से कम मजदूरी रख के, और प्राइवेट में क्या कर रहा था, अपना चला रहा था, संस्था चला रहा था, फैक्ट्री चला रहा था। उसे देखिए प्राइवेट में आदमी बढ़िया से कार्य करता है, सरकारी में बढ़िया से कार्य नहीं करता है। तो जितने भी फैक्ट्री वगैरह था सब अपने मजदूरों का संख्या कितना कर दिया, 20 कर दिया, और बोला हम प्राइवेट है, बढ़िया से कार्य करो ना तो निकाल के बड़ी फेंक देंगे। तो मजदूर कैसा कार्य करने लगा, बढ़िया कार्य करने लगा। जो ऑफिसर समझते थे हम सरकारी नौकरी में है, तुरंत कैसे आ गए, प्राइवेट नौकरी में आ गए, क्योंकि 20 से कम हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे, प्राइवेट। तो बोला 20 से कम व्यक्ति भी क्या कर सकते हैं, कल कारखाने चला सकते हैं। व्यापार संघ की सदस्यता को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। सभी व्यापारी मिलकर एक संघ बनाए थे, समझ में आया। उन सभी के सदस्यता को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। बोला कोई संघ में नहीं रहेगा। जमीन राज्य का है लेकिन भूमि किसानों को क्या हो जाएगी, दे दी जाएगी। जो ये क्या किया था, फिर भूमि क्या किसके अंडर में आ गया था, राज्य के अंडर में। तो बोला कि जमीन जो है वो राज्य का है, लेकिन उसको मालिकाना हक किसका रहेगा, किसानों का रहेगा। तो ये नई आर्थिक नीति का क्या है, सुधार है। पूछता है नई आर्थिक नीति क्या है, इसमें कौन कौन से सुधार किए गए थे, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आया। उद्योगों का क्या कर दिया, विकेंद्रीकरण कर दिया था। जो उद्योग को एक केंद्र में ला दिया था कि सब उद्योग क्या रहेगा, सरकारी, सबका विकेंद्रीकरण कर दिया, मैंने प्राइवेट लोग भी इसमें क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। विदेशी पूंजी निवेश के द्वार क्या कर दिए गए, खोल दिए गए। यानी विदेश से भी लोग आके अब क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये नई आर्थिक नीति में सारे कार्य कौन किया था, लेनिन किया था। तो पूछेगा नई आर्थिक नीति क्या है, तो लिखिएगा लेनिन द्वारा 1921 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई, जिसे क्या कहा जाता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, यानी नेप भी कहा जाता है। लेनिन साम्यवादी व्यवस्था में क्या करना चाहता था, परिवर्तन करके जनता और मजदूरों के हित में क्या करना चाहता था, सकारात्मक कार्य करना चाहता था। उसने जगह जगह बैंक खोल दिए। 20 से कम कर्मचारी रहने पर भी कल कारखाने चलेंगे। व्यापार की संघ सदस्यता को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। जमीन राज्य का है लेकिन भूमि किसको दे दी जाएगी, किसानों को दे दी जाएगी। उद्योगों का क्या कर दिया, विकेंद्रीकरण कर दिया। विदेशी पूंजी के प्रभाव को क्या कर दिया, मतलब द्वार को क्या कर दिया, खोल दिया। तो ये क्या था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। किसी को डाउट है इस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में? यही है लेनिन, और इसका दोस्त क्या है, ट्रोट्स्की। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, बोल रहा है प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति के हेतु मार्ग प्रशस्त किया, कैसे। ये सब कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछते हैं। तो ये आपको बता दिए। प्रथम विश्व युद्ध में कौन लड़ रहा था, जान निकोलस द्वितीय। वो सोचा था कि जब हम युद्ध में भाग लेंगे तो सभी जनता के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आ जाएगी, सब लोग किसका साथ देंगे, राजा का साथ देंगे। लेकिन हुआ इसका उलट, उसका पूरा राज दरबार क्या हो गया, खाली हो गया। और उसकी पत्नी जरीना राजपुतिन के प्रभाव में आ गई। युद्ध बात सबका क्या हो गया, खुल गया, और बढ़िया से क्या हो गया, विद्रोह हो गया। क्या हो गया, विद्रोह हो गया। तो लिखा जाएगा, कोई दिक्कत है?
चलिए, बोल रहा है क्रांति से पहले रूस के किसानों की स्थिति कैसी थी? सबको पता है, दयनीय थी। तभी तो क्या हुआ, क्रांति हुआ। तो पुरानी तकनीकी से खेती करते थे और उनके ऊपर टैक्स भी क्या होता था, ज़्यादा लगाया जाता था। शीत युद्ध से आप क्या समझते हैं? शीत युद्ध आपको बता चुके हैं, वाक युद्ध, खाली गोली से लड़ा जाए, समझ में आया? इसमें गोली नहीं चले, केवल बोली चले, इसे क्या कहेंगे? शीत युद्ध। सबसे ज़्यादा घर में होता है, ननद भौजाई सास पतोह में सब ज़्यादा होता है शीत युद्ध, समझ में आया? अब वहीं अगर छोटा छोटा गोल हो जाए तो क्या कहा जाएगा? महायुद्ध। फिर युद्ध शुरू हो जाएगा, समझ में आया? तो शीत युद्ध क्या होता है? खाली अभी क्या हो रहा है, शीत मतलब ठंडा, समझ में आया? और युद्ध मतलब युद्ध, यानी ठंड के समय में लड़ा गया युद्ध नहीं, ठंडा दिमाग से लड़ा गया युद्ध, समझ में आया? मारा पीटी नहीं हो रहा है, खाली बस अभी गाली गलौज हो रहा है, उसे क्या कहेंगे? शीत युद्ध। अब मारा पीटी शुरू हो जाएगा तो युद्ध। कोई दिक्कत है शीत युद्ध में? ये अस्त्र शस्त्र नहीं लड़ा जाता है, केवल बातों बातों से ही क्या होता है जिसे शीत युद्ध कहते हैं। इसे वाक युद्ध भी कहा जाता है। और ये रूस और अमेरिका के बीच में क्या हुआ था, लड़ा गया था। अभी बताएंगे कहाँ लड़ा गया था रूस और अमेरिका के बीच में, क्योंकि जब क्या हुआ था, देश क्या हुआ था, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था। तो उस समय विश्व कितने खेमों में बटा था? 2 खेमों में, समाजवाद और पूंजीवाद। समाजवाद के जनक, अरे समाजवाद का नेता कौन बना? रूस। और पूंजीवाद का नेता अमेरिका। ये दोनों आपस में ही लड़ बैठे, इसी को कहा जाता है क्या? शीत युद्ध। फिर ये दशकों तक युद्ध क्या होता रहा, चलता रहा। 1991 में जाके ये शीत युद्ध खत्म हुआ। 1991 में, 1945 से लेकर 1991 तक क्या चल रहा है? शीत युद्ध। अब इसमें क्या होता था, अगर कोई देश आज़ाद हुआ और अगर रूस के साथ गया तो अमेरिका आके मारता था, उसके साथ कहाँ गया? और कोई अगर देश आज़ाद हुआ और अमेरिका के साथ गया तो रूस आके मारता था, तो उसके साथ कहाँ गया? अगर अमेरिका रूस पे हमला करे और रूस अमेरिका पे हमला करे तो इसे कहा जाएगा युद्ध। लेकिन वो उसके उपनिवेशों पे हमला कर रहा है, जो स्वतंत्र हो रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा? शीत युद्ध, समझ में आया? उसी में भारत आज़ाद हो गया 1947 में। आपको पता है 1945 से शीत युद्ध शुरू हो गया। अब भारत सोचा, जा अगर अमेरिका के पीछे गया तो रूस मारेगा, और रूस के पीछे गया तो अमेरिका मारेगा, क्या करे? वो बोला हम कौनों के पीछे नहीं जाएंगे, लोग हमारे पीछे आएंगे। समझ में आया? हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से लाइन क्या होता है, शुरू हो जाएगा। यहाँ डायलॉग मारा कौन? भारत। तो भारत क्या बोला कि हम किसी भी संघ में नहीं जाएंगे, ना हम किस में जाएंगे, रूस में, और ना ही किसमें, अमेरिका में। ना ही हम समाजवाद और ना ही पूंजीवाद, हम मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाएंगे, यानी कुछ उसमें समाजवादी भी रहेंगे और कुछ क्या रहेंगे, मिश्रित भी रहेंगे। यानी हम लोग गुट निरपेक्ष रहेंगे, किसी भी गुट में नहीं जाएंगे, ना रूस की तरफ और ना ही अमेरिका की तरफ। तो ना हम लोग के ऊपर रूस देखा और ना ही अमेरिका देखा, बोला ठीक है तुम लोग कहीं नहीं हो तो बढ़िया है। समझ आया? इसलिए कबीरा बोले हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना केहू से दोस्ती ना केहू से बैर। अब बताइए, दोस्ती भी नहीं, बैर तो समझ में आता है, चलो भाई बैर नहीं लिया जाएगा, दोस्ती काहे नहीं किया जाए? दोस्ती करने में क्या हर्ज है? क्योंकि कबीरा को पता है कि एक से दोस्ती कीजिएगा तो दूसरे से दुश्मनी होगा ही होगा। समझ में आया? आप लोग मार झगड़ा क्या अपने से करते हैं? दोस्त फोन करते हैं, भाई आओ ना फौसला लेते हैं, आओ तो मारपीट करना है। और बताइए दोस्ती के चक्कर में मारपीट हो गया कि नहीं हो गया? इसीलिए कबीरदास बोले किसी से दोस्ती भी नहीं, बैर भी नहीं, क्योंकि एक से दोस्ती कीजिएगा तो दूसरे से बैर हो ही जाएगा। इसीलिए भारत बोला कि हम कबीरदास के राह पर चलेंगे, ना काहू से दोस्ती ना केहू से बैर, हम लोग गुट निरपेक्ष रहेंगे। कैसे रहेंगे? गुट निरपेक्ष। ना हम रूस की तरफ रहेंगे और ना ही किसके तरफ रहेंगे, अमेरिका की तरफ रहेंगे। अमेरिका हाथ मलता रह गया, इतना इम्पोर्टेंट कंट्री भारत हमारे तरफ आ जाता, कितना बढ़िया था। उधर रूस भी हाथ मलते रह गया, हमारे तरफ आ जाता, कितना बढ़िया था। लेकिन भारत कहीं भी नहीं गया। हम लोग कैसे अपनाए, गुट निरपेक्ष। और हम लोग कौन सा अर्थव्यवस्था अपनाए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। समझ में आया? अब ये पता कैसे चलता था कि किसके तरफ है, अर्थव्यवस्था को देखकर। अगर पूंजीवादी हुआ मतलब ये अमेरिका की तरफ जा रहा है, मार पकड़ के, रूस पकड़ के मार देता था। और अगर समाजवादी अपनाया था तो मार पकड़ के अमेरिका पकड़ के मारता था, देखो रूस की तरफ जा रहा है। तो हम लोग बोले हम लोग कहीं किसी की तरफ नहीं जा रहे, हम लोग क्या है, गुट निरपेक्ष। वो दिक्कत ये हम लोग भारत बढ़िया काम किया कि नहीं किया, किया। और उसके बाद से भारत के पीछे पीछे सब चल दिया। भारत के पीछे लगभग पाकिस्तानों आ गया, बांग्लादेश भी आ गया। वो बोला हम गुट निरपेक्ष है, हम कहीं नहीं जाएंगे, ना तो मार देगा सब। तो श्रीलंका इसी के पीछे लग गया, हम कहीं नहीं जाएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे सब लोग क्या होते चले गए, गुट निरपेक्ष। और उसके बाद से दो जो महाशक्ति थे 1991 में, महाशक्ति एक जिसका नाम क्या था, USSR, उसका क्या हो गया, विघटन हो गया। और ये शीत युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। अभी कोई ऐसा शीत युद्ध नहीं चल रहा है। समझा? 1991 में शीत युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो शीत युद्ध में कोई दिक्कत है? शीत युद्ध मतलब क्या होता है, वाक युद्ध, यानी केवल गोली से द्वारा लड़ा गया युद्ध, इसमें अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए, बोल रहा है ब्रोस्ली-टोवस की संधि क्या है। आपको बताया थे जर्मनी से कौन संधि किया था, लेनिन, 1918 में। और इसमें कहा गया था कि क्या किया था, शांति स्थापना करना, अर्थव्यवस्था में सुधार और सैनिकों में क्या करना है, राहत करना। 1918 में किया था। इसमें कोई दिक्कत है ब्रोस्ली-टोवस की संधि? बोल रहा है अप्रैल थीसिस। आपको बताया था जब अप्रैल के महीना में 16 अप्रैल 1917 को कौन आया, लेनिन। तो जबरदस्त भाषण दिया था कि आपको भूमि शांति, रोटी चाहिए, युद्ध और भूखमरी चाहिए, उसे हम क्या कहते हैं, अप्रैल थीसिस कहते हैं। कोई दिक्कत है अप्रैल थीसिस में? सब पढ़ा चुके हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं किसके तरफ, लेनिन के तरफ। अच्छा एक बात बताइए, क्या लेनिन जिंदा रहेगा, मरेगा कि नहीं मरेगा? मरेगा। अरे जिस प्रकार कार्ल मार्क्स को लाकर मारे थे उसे लेनिन को भी मारना है। तो हम लोग नहीं मार रहे भाई, इतिहास मारा है। 1924 में लेनिन क्या हो गया, मर गया।
1924 में लेनिन क्या हो गया, मर गया। यानी उसके द्वारा लास्ट जो काम किया गया था उसका नाम क्या था, नई आर्थिक नीति। 1921 में अपनाया गया और 3 साल के बाद यानी 1924 में लेनिन का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। और जैसे लेनिन का मृत्यु हुआ उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ गया। ट्रोट्स्की कह रहा है हम राजा बनेंगे, कौन कह रहा है हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। उत्तराधिकार के लिए क्या हो गया, युद्ध हो गया कि कौन अब राजा बनेगा। समझ में आया। इसी में आया स्टालिन। कौन आया, स्टालिन। बोला हम राजा बनेंगे, जिसको आना है रोकना है रोक ले। यही है स्टालिन, दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे चीफ कमांडिंग ऑफिसर यही है। समझ में आया। तो ये कौन है, स्टालिन। बढ़िया आदमी था, खराब भी आदमी था। बढ़िया का बढ़िया था, खराब का खराब था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या करता था, निरंकुश ये भी था। समझ में आया। ये भी कैसा था, निरंकुश था। अभी बता रहा है स्टालिन के बारे में। तो 1924 में राजा कौन बनेगा, स्टालिन बनेगा। देखिए 1924 में जब लेनिन की मृत्यु हुई तो उसका उत्तराधिकार के रूप में कौन आया, जोसेफ स्टालिन आया। लेनिन का कब को पूरा नाम पूछ देता है। लेनिन का पूरा नाम था व्लादिमीर लेनिन। क्या नाम था, व्लादिमीर लेनिन। जैसे अभी व्लादिमीर पुतिन चल रहे हैं, रूस के अभी राष्ट्रपति का नाम क्या है, व्लादिमीर पुतिन। पूरा नाम क्या है, व्लादिमीर पुतिन। लेकिन हम लोग पुतिन पुतिन करते रहते हैं, पुतिन है पुतिन है। उनका पूरा नाम है व्लादिमीर पुतिन। उसी प्रकार लेनिन का नाम क्या था, व्लादिमीर लेनिन। समझ में आया। तो लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर लेनिन। देखिए तो जब लेनिन का क्या हुआ, मृत्यु, तो उसके स्थान में कौन जाएगा, जोसेफ स्टालिन। क्या नाम है, जोसेफ स्टालिन। लेकिन हम इनको स्टालिन स्टालिन ही कहेंगे। समझ में आया। जैसे हमारे यहाँ कौन आए थे, गांधी जी। पूरा नाम क्या था, महात्मा गांधी। और भी पुराना नाम देखिएगा तो क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। समझ आया, मोहनदास करमचंद गांधी। तो क्या हम बार बार मोहनदास करमचंद गांधी बोलते हैं, गांधी जी गांधी जी गांधी जी फेमस हो। उसी प्रकार यहाँ पे जोसेफ स्टालिन, तो बार बार हम जोसेफ स्टालिन बोलेंगे। स्टालिन कौन आया, स्टालिन। तो 1924 में कौन राजा बनेगा, स्टालिन। ये कौन था, तो कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव था। जो कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कौन किया था, लेनिन। किसका नाम बदल के, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल के। और जो हंसुआ हथौड़ा का चिन्ह लगा लाल कलर का झंडा बताया था, उसका महासचिव कौन था, यही था स्टालिन। समझ में आया। तो स्टालिन उसका क्या था, महासचिव था। और ये 1924 में क्या बन गया, राजा बना। जोसेफ स्टालिन 1953 तक क्या करता रहा, अपने मृत्यु तक तानाशाही शासन करता रहा। तानाशाही क्या होता है, सैनिक शासन। सैनिक शासन क्या कहा जाता है, तानाशाही शासन कहा जाता है। यानी उसमें केवल सेना जो चाहिए वैसा करेगी, जनता का बात नहीं सुना जाएगा। समझ में आया। तो ये कैसा शासक था, तानाशाह शासक था। लेकिन ये रूस को बहुत आगे बढ़ाया, रूस को एकदम शक्तिशाली बना दिया था। कौन, जोसेफ स्टालिन। तो जोसेफ स्टालिन रूस को क्या बना दिया, शक्तिशाली बना दिया। देखिए बोल रहा है 1953 तक, अपने मृत्यु तक ये क्या करता रहा, रूस पर शासन करता रहा। कैसा शासन, तानाशाही शासन करता रहा। बोल रहा है वहाँ एक की औद्योगिक उन्नति शिखर पर पहुँच गई। देखिए ये तानाशाही कर रहा है, लेकिन उसके अथक प्रयास से रूस विश्व के मानचित्र पर एक शक्तिशाली देश के रूप में क्या आया, सामने आया। ये रूस को बहुत ज़्यादा क्या बनाया, शक्तिशाली बनाया। समझ में आया। भले यूएसएसआर का गठन कौन किए थे, लेनिन। लेकिन यूएसएसआर को शक्तिशाली बनाने का, उसमें जान फूकने का काम कौन किया था, स्टालिन किया था। स्टालिन बहुत शक्तिशाली बना रूस को बनाया था। वहाँ औद्योगिक उन्नति को शिखर तक पहुँचा दिया, बहुत ज़्यादा उद्योग धंधा लगाया। लोगों को अब काम करने का क्या करता था, मतलब फुर्सत ही नहीं मिलता कि कोई दूसरा कार्य करे। इतना ज़्यादा लोगों को क्या मिलने लगा, रोजगार मिलने लगा। इतना ज़्यादा लोगों को क्या करने लगा, फैक्ट्री वगैरह में लगाने लगा। पूरा फैक्ट्री वगैरह लगा कर औद्योगिक क्रांति शुरू कर दिया था। कहाँ, रूस में। कृषि का आधुनिकरण कर दिया। बोला जो कृषि हर लेकर बैल पे हुईले हुईले करते हैं लाओ ट्रैक्टर जो, तो ट्रैक्टर से। समझ में आया। तो नया नया तकनीकी का विकास किया कौन, स्टालिन। किसमें, कृषि क्षेत्र में। विज्ञान का उन्नति हुआ। बोला कि सब जो पुरानका तकनीकी है, बंदूक सब खींच के ऐसा मारते हैं, वैसे कुछ नहीं होगा। लाओ AK-47। समझ में आया। AK-47 का मतलब समझते हैं, AK-47 क्या है, बंदूक है, राइफल है एक। समझ में आया, AK-47। समझ में आया। देखिए एक और क्या था, एक क्लासिनिकोव नाम का वैज्ञानिक था। कौन था, क्लासिनिकोव नाम का वैज्ञानिक। देखिएगा जब बंदूक चलाया जाता है तो बंदूक चलाने से पहले बार बार उसको ऐसे कॉक करके फिर ठाए दे मारा जाता है, फिर कॉक करके फिर ठाए दे मारा जाता है। तो कॉक करने में क्या होता है, बहुत समय लगता है। एक ऐसा अगर बंदूक आ जाए, एक बार कॉक कीजिए, ढाई ढाई कोई गोली मार दीजिए, कौन बढ़िया है। एक बार बार कॉक करके मारिएगा तो बार बार कॉक करके मार देना तो लगती मार देगा ढाई दे। तो ये कहा कि जो कॉक बार बार किया जा रहा है, हम क्या करते हैं, उसको ऑटोमेटिक कर देते हैं। यानी एक बार कॉक कीजिए और लगातार 16 राउंड फायर कर दीजिए, 16 राउंड फायरिंग होगा। यानी एक बार कॉक कीजिएगा और कितना राउंड फायरिंग होगा, 16 राउंड फायरिंग होगा। तो ये क्लासिनिकोव नाम का क्या आया था, वैज्ञानिक आया था। समझ में आया। किस नाम का, क्लासिनिकोव नाम का वैज्ञानिक आया था। देखिए ये आधुनिकरण को कैसे अपना रहा है, विज्ञान के उन्नति को कैसे अपना रहा है। पहले बंदूक था, उसको कॉक करके मारना था। लेकिन जब स्टालिन आया तो ये क्या किया, वैज्ञानिक क्षेत्र में क्या किया, उन्नति किया। और क्लासिनिकोव नाम का एक वैज्ञानिक आया, वो क्या किया, ऑटोमेटिक कॉक होने वाला क्या बना दिया, बंदूक बना दिया। जो राइफल बनाया था वो क्या होता था, एक के बार मतलब एक बार फायर क्या कर लीजिए, कॉक कर लीजिए और 16 राउंड फायरिंग कीजिए। यानी 1 सेकंड में 16 राउंड फायरिंग। एक बार गोली दबाइए, धड़ धड़ 16 आदमी गए।
समझ में आया। तो इसको कहा गया ऑटोमेटिक और क्लासनिकोव। क्लासनिकोव अपने नाम पर रख लिया, ऑटोमेटिक को हो जाता तो उसका नाम क्या पड़ गया, ऑटोमेटिक। और 1947 में उसका आविष्कार हो गया तो नाम बंदूकों का नाम पड़ गया AK-47। क्या नाम पड़ गया, AK-47। 1947 में आविष्कार हुआ था क्लासनिकोव के, यानी उसका आविष्कार ऑटोमेटिक को हो जाता था, ऑटोमेटिक, तो उसका नाम पड़ गया AK-47, AK-47। सबसे खतरनाक अभी बंदूक को माना जाता है। जितना भी आतंकवादी वगैरह सब आता है भारत में हमला करने, अभी तो भारत में बहुत ज़्यादा कम हमला हो गया, क्योंकि उन लोगों का क्या है, सपना है कि हमको जन्नत मिलेगा, और भारतीय फौज का ये सपना है कि हम तुमको जन्नत में भेजेंगे तो भेजते हैं जन्नत में, कोई दिक्कत। तभी तो कुछ ज़्यादा ही उन लोग को जन्नत नसीब हो रहा है, कोई दिक्कत। तो AK-47 सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे कोई खतरनाक हथियार है, सबसे ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति का जान लिया है तो यही लिया है AK-47। किसके शासनकाल में बना था, स्टालिन के शासन। किसके शासनकाल में, स्टालिन के शासनकाल में, क्योंकि 24 में राजा बना, 53 तक शासन कर रहा है। 47 में इसी के नेतृत्व में क्या बना, AK-47 का क्या हो गया, निर्माण हुआ था बंदूक का, समझ में आया। इसी का कॉपी पेस्ट कौन मार लिया, चाइना। इसी का कॉपी पेस्ट कौन मार लिया, चाइना। जब स्टालिन मर गया तो चाइना एकदम थोड़ा सा ढीठा गया, क्योंकि स्टालिन था तो सबको को नकेल कसल था, समझ में आया। लेकिन 53 में मर गया, 56 ईस्वी में, 1956 में कौन बना लिया, चाइना। वो भी ऐसा ही ऑटोमेटिक कोक हो जाता था, और एक राउंड में कितना गोली, 16 गोली। तो इसका नाम रख दिया AK-56, क्योंकि 1956 में बना था। तो लोगों को लगता है कि AK-56 ज़्यादा खतरनाक होगा, अरे लोग चाइनीज प्रोडक्ट है, चल गई तो चांद तक नहीं तो रात तक उससे बढ़िया कौन है, AK-47 है, वो दिक्कत है। अब AK-56 नाम रख लिया, कॉपी पेस्ट करने में तो माहिर है सब, समझ में आया। इतना ज़्यादा कॉपी पेस्ट किया कि चाइनीज पकड़ेबो नहीं करता है, 10 गो चाइनीज खड़ा हो जाएगा तो लगेगा सब कॉपी पेस्ट मारल है होता है कि नहीं होता है, सब वो पकड़ेबो नहीं करता है, सब एक जैसा कॉपी पेस्ट सब चाइना वाला, हाँ सब एक जैसा लगता है, इतना कॉपी पेस्ट अभी मार दिया सब कॉपी पेस्ट। AK-47 का 1956 में नाम रख दिया AK-56 समझ में आया। सच में उसका बहुत कन्फ्यूज था, घर के लोग कन्फ्यूज होता था, हमारा छोटका बेटा कौन है, बड़का बेटा कौन है, पत्नी कन्फ्यूज थी, हमारी वाली कौन है, तो हमारा दूसरा का कौन चलिए, तो चाइना कॉपी करने में क्या है, महारत हासिल है उसको। चलिए यहाँ देखिए, तो विज्ञान में उन्नति किया कि नहीं किया, कि सब किसके शासनकाल में हो रहा है, स्टालिन के काल में। तो स्टालिन के काल में USSR बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, मजबूत हो गया था। द्वितीय विश्व युद्ध आपको बताए थे 45 तक चला था द्वितीय विश्व युद्ध, उस समय जोसेफ स्टालिन भाग लिया था द्वितीय विश्व युद्ध में, समझ में आया। बोला द्वितीय विश्व समाप्त होने से पहले ही रूस को एक महान शक्ति के रूप में क्या होने जाने लगा, यानी एक महान शक्ति के रूप में उभर कर कौन आया था, रूस यानी USSR। देखिए युद्ध काल के सम्मेलन में अमेरिका का रूजवेल्ट और इंग्लैंड की चर्चिल के साथ इसका क्या होता था, भाग लेता था कौन, स्टालिन। यानी स्टालिन इतना शक्तिशाली बन गया था कि ये देखिए अमेरिका का जो प्रधान राष्ट्रपति थे जिसका नाम क्या था, रूजवेल्ट से इनका हमेशा भेंट मुलाकात होते रहता था, समझ में आया। वहीं आपका देखिए इंग्लैंड का जो क्या था, विंस्टन चर्चिल, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या था, विंस्टन चर्चिल, जो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर बोल दिया था। तो बताएंगे आपको, चौथा चैप्टर में बताएंगे कहाँ है अर्धनग्न फकीर बोला था, क्योंकि आधा कपड़ा पहन कर कहाँ चल गए थे, भाग लेने चल गए थे गोलमेज सम्मेलन में। तो बोला जा ये बुढ़वा है जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं आया था, ये तो अर्धनग्न फकीर है, हाफ नेक्ड बेगर, अंग्रेजी बोलता है ना सब। हाफ मतलब होता है आधा, नेक्ड मतलब होता है नंगा, बेगर मतलब होता है फकीर, माने आधा नंगा फकीर। तो बोला महात्मा गांधी अच्छा छोटा तुम आओ भारत में तुमको नंगा करके पूरा भगाएंगे हमको आधा नंगा बोला है ना, भगाए भी, समझ में आया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, कमर तोड़ दिए थे, उस समय यहीं था चुट्टा, चर्चिल था प्रधानमंत्री, समझ में आया। इसका कमर तोड़ दिए थे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, माथा पीट रहा था, कहाँ से कहाँ उनको अर्धनग्न फकीर बोल दिए थे, दिल पे ले लिए हैं बहुत खतरनाक आदमी थे महात्मा गांधी, पढ़ाया जाएगा उनके बारे में भी, चौथा चैप्टर में है। तो यहाँ देखिए, तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम क्या था, विंस्टन चर्चिल। कौन सी नाम था, विंस्टन चर्चिल। इनके साथ अमेरिका का जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था रूजवेल्ट। इनके साथ उठना बैठना किसका था, स्टालिन का था। यानी स्टालिन बहुत ही क्या बन चुका था, शक्तिशाली व्यक्ति बन गया था, और रूस भी बहुत ज़्यादा क्या बन गया था, शक्तिशाली। समझ में, जब नेता शक्तिशाली रहेगा तो ऑटोमेटिक देश शक्तिशाली हो जाएगा। जैसे हमारे ही देखिए अभी प्रधानमंत्री मोदी जी शक्तिशाली है तो भारत का हर जगह चर्चा हो रहा है। अभी एक ऐसी सर्वे आया जिसमें कहा गया कि दुनिया का सबसे फेमस नेता कौन है, मोदी जी। दुनिया का सबसे फेमस नेता कौन बने हैं, मोदी जी। तो इस तरह से स्टालिन में क्या हो गया था, फेमस हो गया था, यही है स्टालिन, समझ में आया। इस तरह से स्टालिन 1953 तक क्या किया, शासन किया। और 1991 में कौन बना था, मिखाइल गोर्बाचोव। क्या नाम था, मिखाइल गोर्बाचोव, एक नंबर का लोल राष्ट्रपति रूस का सबसे ज़्यादा लोल राष्ट्रपति कोई हुआ तो कौन हुआ, मिखाइल गोर्बाचोव।
ऐसा ऐसा नियम कानून ला दिया कि रूस का आर्थिक अर्थव्यवस्था क्या हो गया, कमजोर हो गया। और रूस का अर्थव्यवस्था क्या हो गया, कमजोर हो गया। रूस में पैसा का क्या हो गया, कमी हो गया। रूस में अनाज का क्या हो गया, कमी हो गया। रूस में क्या आ गया, भूखमरी आ गया। और आपको बताएं कि जब जब देश में पैसा का कमी होगा, देश में क्या होगा, क्रांति होगा। और देश जो था यूएसएसआर, जो बहुत ही ज़्यादा संगठित था, किसके समय में, स्टालिन के काल में। मिखाइल गोर्बाचोव इतना लोग राष्ट्रपति कि उसके काल में जो यूएसएसआर था कितने भाग में टूट गया, 15 भाग में टूट गया। उसी 15 भाग में से टूटकर यूक्रेन निकला है, जिस यूक्रेन से रूस का क्या हो रहा है, अभी युद्ध हो रहा है। तो यूक्रेन पहले किसका हिस्सा था, रूस का हिस्सा था। तो दिक्कत है। तो ये कौन किसके काल में हुआ था, मिखाइल गोर्बाचोव का किताब में दिया है, मिखाइल गोर्बाचोव। और 1991 में भारत कितने भाग में टूट गया, 15। भारत बोल रहे हैं रूस कितने भाग में टूट गया, 15 भाग में टूट गया। भारत का कितना किसका औकात है, भारत को तोड़ेगा। और हम लोग अखंड भारत बनाने जा रहे हैं, भारत तोड़ेगा कौन जी, हम लोग तो अखंड भारत का निर्माण करेंगे। चलिए अब रूसी क्रांति जो हुआ उसका प्रभाव देख लेते हैं। लास्ट यही है, उसके बाद से आपका टॉपिक क्या हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसका प्रभाव को पहले पढ़ा चुके हैं, फिर भी पढ़ लीजिए। इस क्रांति के पश्चात रूस क्या हो गया, विश्व का पहला समाजवादी शासन वाला क्या बना, देश बना। यानी विश्व में सबसे पहला समाजवादी शासन कौन अपनाया था, रूस। इस क्रांति के पश्चात विश्व विचारधारा दो खेमों में विभाजित हो गई, साम्यवाद और पूंजीवाद। साम्यवादी विश्व का नेतृत्व सोवियत रूस के पास था, और पूंजीवादी नेतृत्व का विकास कौन था, संयुक्त राज्य अमेरिका कर रहा था। दोनों पूंजीवाद तथा साम्यवाद खेमों के बीच क्या जो छिड़ गया, शीत युद्ध छिड़ गया। यानी अमेरिका और रूस के बीच में क्या हो गया, शीत युद्ध हो गया। उसके बाद से बोल रहा है दोनों पूंजीवादी तथा साम्यवादी खेमों के, और आगामी 4 दशकों तक यह युद्ध क्या होता रहा, चलता रहा। 4 दशक, दशक मतलब होता है 10 साल, और 4 मतलब होता है 4, यानी 4 × 10 इतना कितना साल, 40 साल तक युद्ध क्या हो रहा, चलता रहा। बोला है सोवियत रूस को साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलनों पे भी क्या किया, वैचारिकता प्रदान किया, जिससे वहाँ के देशों को औपनिवेशिक शासनों का क्या होना, मुक्ति का क्या मिला, प्रोत्साहन मिला। यानी एशिया में जितने भी उपनिवेश थे उनको क्या मिला, साहस मिला कि जब रूस स्वतंत्र हो सकता है हम लोग क्या हो सकते हैं, स्वतंत्र हो सकते हैं। तो ये क्या रहा आपका चैप्टर, खत्म। आपका दूसरा चैप्टर क्या हो गया, खत्म। क्या क्या पढ़े दूसरा चैप्टर में हम लोग, समाजवाद और साम्यवाद और रूस का क्रांति। कोई दिक्कत है इसमें, कोई क्वेश्चन है? पूरा चैप्टर में से पहला चैप्टर हो या दूसरा चैप्टर में कहीं पे कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो उसको आप पूछिए।